हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइलेंट पढ़ाई। दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड बाय मी अंकित कुमार। ओके, तो आज का टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड। तो मैं इस पूरे वीडियो सीरीज बना रहा हूँ फंडामेंटल राइट्स पे, और इस पे आपको आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक सारे का वीडियोस मिल जाएगा आपको। ओके, तो आज इस वीडियो में मैं दो टॉपिक आपके साथ कवर करूँगा, आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13। ओके, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल साइलेंट पढ़ाई को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो फंडामेंटल राइट्स है ये कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 के बीच में है। और ये जो हमने फंडामेंटल राइट्स लिया है ये एक्चुअल में यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है। एक्चुअल में जो इंस्पिरेशन मिली है वो यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से मिली है, और यूएसए में इसे बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है। ओके, तो जब जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उसमें कुल मिलाकर 7 फंडामेंटल राइट्स थे। ठीक है, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू पॉवर्टी एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो यहाँ पे आप देखिएगा आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 32 ही कवर हुआ है, लेकिन फंडामेंटल राइट्स तो 12 से 35 के बीच में है। तो एक्चुअल में है क्या, तो ये जो आर्टिकल 12 है और ये आर्टिकल जो 13 है, ये जो है वो एक्चुअल में फंडामेंटल राइट्स नहीं है, वो फंडामेंटल राइट्स के बारे में कुछ अलग है। तो ये जो आर्टिकल 12 है ये एक टर्म स्टेट को डिफाइन करता है, और ये जो आर्टिकल 13 है वो ये कहता है कि कोई भी लॉ जो फंडामेंटल राइट को वायलेट करेगा उसे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नल, वॉइड या इनवैलिड घोषित कर देगी। ओके, तो यहाँ पर क्या है, ये जो 6वां राइट है, जो राइट टू प्रॉपर्टी है, जो आर्टिकल 31 के अंडर आती है, ठीक है, इससे रिपील कर दिया गया है, इसे डिलीट कर दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन से। और ये हुआ कैसे, तो ये 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा किया गया, और इससे पार्ट 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 300A के अंडर एक लीगल राइट बना दिया गया। ठीक है, तो अभी प्रेजेंटली टोटल कितने फंडामेंटल राइट्स बच गए, तो ये 6 फंडामेंटल राइट्स बच गए हैं। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये जो आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 12, ये स्टेट को डिफाइन करता है। अब यहाँ पर जो बात है कि ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं, तो हमारे फंडामेंटल राइट्स में एक टर्म यूज किया जाता है, हर जगह स्टेट टर्म आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर ये जो स्टेट है, स्टेट का मतलब ये नहीं है कि कोई जैसे पंजाब, हरियाणा, झारखंड, ओके, राजस्थान, इस तरह का स्टेट नहीं। इस स्टेट का बहुत ही वाइडर मीनिंग है, बहुत ही लंबा चौड़ा मीनिंग है। ठीक है, तो इस स्टेट के अंदर आते क्या क्या पार्ट है वो हम लोग देखेंगे। ओके, तो और ये आर्टिकल नंबर 12 में कवर होता है। तो एक्चुअल में क्या है कि इंडिया में जो गवर्नमेंट है और पार्लियामेंट है वो स्टेट के अंदर आती है। तो इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो क्या है, वो यूनियन गवर्नमेंट की एग्जीक्यूटिव पार्ट है। ओके, और जो पार्लियामेंट है वो लेजिस्लेटिव ऑर्गन है। ठीक है, तो यूनियन गवर्नमेंट की जो एग्जीक्यूटिव ऑर्गन है इसमें क्या क्या आ गए, इसमें आ गए प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन हो गए यूनियन के। और लेजिस्लेटिव ऑर्गन में क्या आ गया, तो लेजिस्लेटिव ऑर्गन में आ गया पार्लियामेंट, और इसमें लोकसभा और राज्यसभा। तो ये सब स्टेट के डेफिनेशन के अंदर आते हैं। ओके, और यही स्टेट गवर्नमेंट में भी लागू होता है। तो स्टेट गवर्नमेंट की जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव ऑर्गन हो गई, एग्जीक्यूटिव ऑर्गन में गवर्नमेंट हो गई, इसमें गवर्नर, चीफ मिनिस्टर की काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री। ओके, और स्टेट के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन आते हैं वो एग्जीक्यूटिव के अंदर आ गए। और स्टेट में लेजिस्लेचर के अंदर कौन से आ गए, तो लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द स्टेट। तो ये भी स्टेट के डिफिनेशन के अंदर ही आती है। ओके, तो और जितने भी लोकल अथॉरिटीज़ है, जैसे म्यूनसिपालिटीज़ हो गई, पंचायत हो गए, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स हो गए, या फिर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट हो गए, तो ये सब ये स्टेट के मीनिंग के अंडर ही आते हैं। मतलब जहाँ ये स्टेट टर्म यूज होगा, मतलब ये सारा का सारा मीनिंग। और भी अदर अथॉरिटी, जैसे कि कोई स्टेचुअरी अथॉरिटी है जो पार्लियामेंट के एक्ट से बनाई गई है, या फिर नॉन स्टेचुअरी अथॉरिटी है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ही पार्ट है, जैसे LIC हो गई, ONGC हो गया, सेल हो गया। तो ये सब भी स्टेट के डिफिनेशन के अंडर आएंगे। तो जहाँ भी फंडामेंटल राइट्स में स्टेट टर्म यूज होगा वहाँ हमें ये नहीं समझना है कि ये कोई राज्य है जैसे पंजाब, हरियाणा। इसका मतलब है ये पूरा का पूरा हो जाता है स्टेट के अंदर। और तो स्टेट को बहुत ही वाइडर सेंस में डिफाइन किया गया है, और इसमें इसकी सारी की सारी एजेंसीज है। ओके, और इन एजेंसीज की ही एक्शन है जिसे हम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। मतलब अगर ये जो जितनी भी एजेंसीज है जिसकी हमने बात किया, ओके,
वो अगर किसी भी फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करती है तो हम सीधा कोर्ट जा सकते हैं, उन्हें चैलेंज कर सकते हैं और हम अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए जस्टिस पा सकते हैं। और इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोई भी प्राइवेट बॉडी या फिर एजेंसी, ठीक है, वो अगर स्टेट के इंस्ट्रूमेंट की तरह काम करती है या स्टेट के लिए काम करती है तो वो आर्टिकल 12 के अंदर स्टेट के मीनिंग के अंदर आएंगे, और अगर वो हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करते हैं तो फिर हम लोग कोर्ट जा सकते हैं। ओके, तो चलिए आगे पढ़ते हैं। अब है आर्टिकल 13। ओके, तो आर्टिकल 12 हमने देखा स्टेट को डिफाइन करता है। अब ये आर्टिकल 13 क्या है? तो आर्टिकल 13 है लॉज इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट्स। तो अगर क्या हो, अगर पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर कोई ऐसा लॉ बनाती है जो हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करता है, तो उस केस में क्या होगा? तो आर्टिकल 13 क्या कहता है कि वो हर लॉ, ठीक है, चाहे उसे पार्लियामेंट बनाए चाहे उसे स्टेट लेजिस्लेचर बनाए, ठीक है, वो अगर फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करेगा, अगर वो उसका उल्लंघन करेगा तो वो वॉइड हो जाएगा, वो इनवैलिड हो जाएगा। और इसे इनवैलिड कौन करेगी? तो इसे इनवैलिड करने का पावर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पावर होता है। मतलब ये सीधा सीधी डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशियल रिव्यू का बात कहा गया है। और ये जो पावर है जुडिशियल रिव्यू का कि लॉ फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है या नहीं करता है, ये पावर सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है अंडर आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट को दिया गया है अंडर आर्टिकल 226। ठीक है, इन दोनों केस में इन दोनों पावर से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट रिट जारी कर सकती है और किसी भी लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल या इनवैलिड बता सकती है। कैसे? कि वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करते हैं। ओके, अब क्या है, ये आर्टिकल 13 के अंदर जो लॉ आता है, तो लॉ का बहुत ही वाइडर मीनिंग है। तो इसमें क्या है कि जो पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर किसी भी तरह का परमानेंट लॉ अगर पास करती है तो वो लॉ के अंदर आ जाएगा। जो टेम्परेरी लॉ हैं, जो प्रेसिडेंट या स्टेट गवर्नर ऑर्डिनेंस के रूप में पास करते हैं, तो प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस कब पास करता है? ऑर्डिनेंस एक्चुअल में टेम्परेरी लॉ होता है, तो प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस तब पास करता है जब पार्लियामेंट सेशन में ना हो, और स्टेट के गवर्नर ऑर्डिनेंस तब पास कर सकते हैं जब स्टेट लेजिस्लेचर सेशन में ना हो। और जितने भी स्टेचुअरी इंस्ट्रूमेंट हो गए जैसे सेल, वेल, पब्लिक सेक्टर बैंक्स वगैरह, ये कोई भी ऑर्डर या फिर कोई भी रूल रेगुलेशन या नोटिफिकेशन निकालते हैं तो वो भी लॉ के मीनिंग में आएगा और इसे चैलेंज किया जा सकता है कोर्ट में कि वो फंडामेंटल राइट्स का वायलेट करते हैं। ओके, और तो यहाँ क्या कर रहा है कि सिर्फ लेजिस्लेशन ही नहीं, जैसे पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर पास करते हैं, मतलब इसमें से कोई भी चीज़, कोई भी टेम्परेरी लॉ, ऑर्डिनेंस या फिर कोई भी नोटिफिकेशन स्टेट की, उसे कोर्ट के सामने चैलेंज किया जा सकता है कि वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करते हैं और उसे वॉइड, इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा। ठीक है, अब क्या है कि ये जो आर्टिकल 13 है, ये आर्टिकल 13 एक चीज़ और कहता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स होते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए होते हैं, वो लॉ नहीं है, वो लॉ के मीनिंग के अंदर नहीं आते हैं, इसीलिए उसे चैलेंज नहीं किया जा सकता इस ग्राउंड में कि वो फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या था कि सुप्रीम कोर्ट ने केशव नंदा भारती केस 1973 में एक जजमेंट दिया था, उसमें उन्होंने क्या कहा था कि फंडामेंट की कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को चैलेंज करने का एक तरीका है। क्या तरीका है कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को इस ग्राउंड में चैलेंज किया जा सकता है कि वो उस फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है जो कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। और इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्राइन लगाया था और इसे डिक्लेयर कर सकती है, वॉइड, इनवैलिड डिक्लेयर कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड। इस वीडियो के बारे में आपको अगर कुछ सजेशन देना है या फिर कोई टॉपिक सजेस्ट करना है तो प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।